राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। स्कॉलर्स आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर। अगर आप आज़ादी के पश्चात देखें तो अधिकांश वर्षों में कांग्रेस का शासन रहा। सन 1952 में इस देश में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद थोड़े बहुत व्यवधान को छोड़कर सन 1996 तक कांग्रेस का शासन बना रहा। थोड़ा और पहले चले, अगर अंतरिम सरकार को शामिल कर लें, आप सब जानते हैं सन 1946 में इस देश में जब अंग्रेज थे, हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जब संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया था। उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका जो डिजिग्नेशन उस समय का था उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। तो अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें कांग्रेस से रिप्रेजेंट कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही देश के प्रधानमंत्री थे। तो 1946 को अगर शामिल कर लें तो 1946 से लेकर 1996 तक कांग्रेस का शासन बना रहा। तो लगभग 5 दशक हो जाते हैं। बीच में छोटे मोटे व्यवधान आए, जैसे सन 1977 से 80 तक 2.5 साल लगभग, और फिर 1989 से 91 तक 2 साल लगभग। इन व्यवधानों को छोड़ के सन 1996 तक कमोबेश कांग्रेस का शासन बना रहा। इसे एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहते हैं। क्या कारण था कि कांग्रेस का शासन इतने वर्षों तक लगातार बना रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, जो कुछ प्रमुख वजहें हैं, जो प्रमुख कारण हैं, उनको हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह थी कि कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वह कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी आइडेंटिकल बन गई थी, आज़ादी की लड़ाई की। तो आज़ादी की लड़ाई की पर्याय थी। महात्मा गांधी खुद कांग्रेस पार्टी के अंग थे, और इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी का जो सम्मान है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिष्ठा है, वो उसी रूप में इस पूरे देश में स्वीकार की गई कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तमाम इस देश के प्रतिष्ठित, नामचीन और इस देश का जो समर्पण भाव रहा जिन व्यक्तित्वों के प्रति, वो कांग्रेस के अंग थे। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की अपनी प्रतिष्ठा थी। एक बड़ा कारण यह था। दूसरा बड़ा कारण, प्रथम आम चुनाव में जब अधिकांश कैंडिडेट चुनाव फाइट कर रहे थे तो एक पार्टी यही कांग्रेस ही थी, बाकी किसी पार्टी का वैसे अस्तित्व नहीं था। हाँ, मार्क्सवादी पार्टी जो थी वो 1925 में जिसका गठन हुआ था, लेकिन मार्क्सवादी इतने मजबूत इसलिए नहीं थे कि कांग्रेस के अंदर खुद ही 30 के दशक में मीनू मसानी, जेपी जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी दल का गठन किया था। कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस के अंदर ही। तो मार्क्सवादी अप्रोच का उतना महत्व नहीं था। यह ठीक है कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया था इस देश में। उसके पहले और चले, 1915 में हिंदू महासभा का गठन हो गया था। वह भी एक दल के रूप में कार्य कर रहा था, हिंदू महासभा। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, इसी प्रकार मुस्लिम लीग जो 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी, यह दल जरूर थे, लेकिन इनकी कोई अलग विशेष पहचान हो, कांग्रेस के पृथक, वह बात नहीं थी। तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। एक तो कांग्रेस की आज़ादी लड़ने वाली पार्टी के रूप में आइडेंटिकल थी, दूसरी कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी थी। और जब चुनाव संपन्न हुआ तो कांग्रेस के बारे में अधिकांश लोग जानते थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस जन जन तक पहुंची हुई थी। अब तीसरा कारण देखते हैं। कांग्रेस से जो अधिकांश लोग चुनाव लड़ रहे थे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। नेचुरली जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए जनता के दिल में बहुत सम्मान था, तो स्वाभाविक रूप से उस कैंडिडेट को लोगों ने वोट दिया। चौथा कारण, कांग्रेसी वह पार्टी थी जिसका जन जन तक प्रचार था, जिसका काडर था, इसी का अपना काडर था, संगठन था, गांव गांव तक, शहर शहर तक। तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य पार्टियां थीं उनके पास न तो उतने कार्यकर्ता थे, न ही उनका उतना मजबूत संगठन था।
पांचवी बात, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, प्रथम आम चुनाव लड़ रही थी या अधिकांश वर्षों में चुनाव लड़ रही थी, तो आप देखें कांग्रेस सभी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमने जैसा कि अभी बताया कि समाजवादी दल का गठन किया गया था कांग्रेस के अंदर, बॉम्बे प्लान तैयार किया था भारत के विकास के लिए। सन 1944 में 9 पूंजीपतियों ने बॉम्बे प्लान तैयार किया था योजना के रूप में। पूंजीपति कांग्रेस पार्टी से जुड़े ही थे, तमाम बड़े बड़े पूंजीपति कांग्रेस को समर्थन देते रहे, उसके हिस्सा बने रहे, तो पूंजीवादी अप्रोच भी कांग्रेस लेके चलती ही रही। और इसी का रिफ्लेक्शन था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आप देखिए हमने जिस इकॉनमी को अपनाया, अर्थव्यवस्था वह था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, न पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप अपनाया। और इस पर कांग्रेस का प्रभाव, अपने संगठनात्मक ढांचे का प्रभाव भी दिखता है। यह ठीक है कि उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश की जरूरत थी। जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स थे, जो पूंजीपति थे, उनको भी प्राइवेट पूंजी के निवेश के लिए उनको भी प्रमोट करना था। और साथ ही साथ जो हमारा देश जिस हालत में था, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, तमाम चीज़ें थी, तो उसके लिए एक योजनाबद्ध प्रयास सरकार की तरफ से ही हो सकता था, तो समाजवादी ढांचा भी जरूरी था। लेकिन यह तो सच है कि दोनों विचारधाराओं का या सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व खुद कांग्रेस कर रही थी, इसलिए वह एक ऐसे पार्टी के रूप में भी थी जो सभी लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकती थी, सभी विचारधाराओं का, और कोई विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकता था। एक और बात, कांग्रेस सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा हर जगह व्याप्त थी। कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं थी जो हर जाति, धर्म, संप्रदाय और भारत के हर क्षेत्र में विद्यमान है। कांग्रेस पार्टी उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, सारे भारत के सभी हिस्सों में विद्यमान थी। इसके कार्यकर्ता विद्यमान थे, इसका संगठन विद्यमान था। तो यह कारण था कि कांग्रेस पार्टी लगातार इन चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रही। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज क्या रहा। प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ, तो 1952 से 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। पहला जो निर्वाचन आयोग बनाया गया था, उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह थे सूर्य कुमार सिंह साहब। सूर्य कुमार सिंह वो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के। 1952 में चुनाव संपन्न हुआ। 1952 से लेकर 1957 तक कांग्रेस पार्टी रही। फिर दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ 57 से 62, फिर तीसरा 62 से 67। तो तीसरे चुनाव, जब तीसरा चुनाव हो रहा था, उस समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे। एक करिश्माई व्यक्तित्व थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले में लीड लोगों में थे, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे थे, गांधी जी के बहुत प्रिय थे, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो उसका लाभ मिला। हालांकि 62 में जब भारत चीन के हाथों पराजित हो गया, हमारा देश पराजित हो गया चीन के हाथों, तो नेहरू जी के भी व्यक्तित्व को और कांग्रेस के खुद अपनी साख और प्रतिष्ठा को बहुत झटका लगा। जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो एक साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए। 65 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई और 66 में ताशकंद संधि के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद यद्यपि कांग्रेस में और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ से शुरुआत होती है वंश परंपरा की, लेगेसी की। क्योंकि कांग्रेस में अन्य तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इसका विरोध था दबे जुबान। और यही कारण है कि 67 में जब चौथा आम चुनाव संपन्न हुआ, तो 67 के चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। भारत के आधे राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई, यानी कि लगभग आधे राज्यों में दूसरे पार्टियों की सरकार बन गई। यह सही है कि केंद्र में अभी भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, लेकिन सीटें काफ़ी कम हो गई थी। फिर 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इंदिरा जी ने परंपरा से हट के जो रूलिंग पार्टी का लगभग घोषित कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी साहब, उनके खिलाफ बीबी गिरी को चुनाव में उतारा और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए।
एक बड़ा असंतोष कांग्रेस पार्टी के अंदर था ही। तो सन 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब 1969 में विभाजन हुआ तो पहली बार इस देश में अधिकृत विपक्ष बना था, विभाजन हो गया। 1971 में इंदिरा जी ने यह लोकसभा के इस टर्म को पूरा होने से पहले लोकसभा का चुनाव करा दिया। इस समय कांग्रेस की जो सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, वो मार्क्सवादियों के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टूट गई थी और आधा धड़ा कांग्रेस से अलग हो गया था। अब कांग्रेस जो इंदिरा जी की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी, तो मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब समर्थन देके कांग्रेस को सरकार चला रही थी। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही दौर है 1969 का, जब इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया एक झटके में इंदिरा जी ने। किसके दबाव में? कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में। प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। किसके दबाव में? कम्युनिस्टों के दबाव में, क्योंकि ये सब कम्युनिस्ट पार्टियों की नीतियां थी जो उनके घोषित एजेंडे में थी। तो इसका प्रभाव भी साफ दिखता है। और फिर इसी समय इंदिरा जी ने हरित क्रांति, क्योंकि देश बड़ा अपमानजनक स्थिति में था। 1969 में 1968 में सूखा, अकाल, एक साथ कहीं बाढ़, सब ये देश झेल रहा था। बहुत कठिन हालात थे और अमेरिका के हाथों हमको बहुत ही अपमान झेलना पड़ा। PL 480 समझौता जो था, जिसमें हमको अनाज मिलता था, उसमें हमने पहली बार बहुत ही अपमान महसूस किया। तो इंदिरा जी ने हरित क्रांति का आह्वान किया। MS स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में हरित क्रांति हुई और देश में एकाएक अनाज की उन्नति पैदावार बढ़ गई और तमाम चीज़ों मतलब ठीक हुई, बेहतर हुई, सुरक्षित हुई। इसी समय इंदिरा जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और इसका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ। देश की जनता में स्वीकार्यता हुई और इसका परिणाम यह था कि 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर इंदिरा जी अच्छे बहुमत से चुनाव जीत गई, उनकी सरकार स्थापित हो गई। 75 में हालात बिगड़ गए। 75 तक आते आते इमरजेंसी लगानी पड़ी और जब 77 में चुनाव हुआ तो इंदिरा जी चुनाव हार गई। इंदिरा जी को जेल तक हो गई थी एक दिन के लिए, भले ही जेल में नहीं गई और वहीं से उनका बेल हो गया कोर्ट से ही, लेकिन देश में इंदिरा जी के खिलाफ माहौल बन गया। इंदिरा जी ने 75 में मजबूरी में इमरजेंसी लगाई और जब 77 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। थोड़े समय के लिए, 2-2.5 साल के लिए जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 1980 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के नेतृत्व में फिर चुनाव जीत के आई प्रचंड बहुमत से। इस बीच 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई। जब अगला चुनाव हुआ, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए, तो सहानुभूति की लहर थी और राजीव गांधी जी को अभूतपूर्व बहुमत, अब तक के चुनावों से सबसे बड़ा बहुमत राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिली। तो 89 तक राजीव गांधी जी रहे, लेकिन राजीव गांधी जी के खिलाफ बहुत बोफोर्स घोटाला और इस तरह के तमाम मुद्दे आए। उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए। उनके नेतृत्व में जनता दल का गठन किया गया और जनता दल की सरकार ने, जनता दल के नेतृत्व में, VP सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार 1989 के इलेक्शन में बनी और 1-1.5 साल यह सरकार चल पाई, लगभग 1 साल। और 1 साल के बाद VP सिंह को हटना पड़ा और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री, वो भी 4-6 महीने प्रधानमंत्री, 4 महीना रहे। और फिर उसके बाद लोकसभा भंग करके चंद्रशेखर जी ने चुनाव कराया। फिर इसी बीच राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, आप जानते हैं, उसी चुनाव में कैंपेन के दौरान 1991 में। फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 91 से 96 तक कांग्रेस पार्टी का शासन था। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे। 96 के बाद क्यों? 89 के बाद ही अगर आप देखें तो इस देश में गठबंधन की सरकारों की परंपरा चल गई। कांग्रेस के नेतृत्व में UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संपर्क जिसे कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहाँ से गठबंधन सरकारों की परंपरा चली। तो 1989 के बाद से लेकर 2014 तक गठबंधन की सरकारें चलती रहीं, जिसमें भी अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी 91 से 96 और फिर 2004 से 2014 10 साल फिर इधर कांग्रेसी सरकार रही। यह ठीक है कि गठबंधन की सरकार थी। फिर 14 में जब मोदी जी का आगमन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 2 लगातार टर्मों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाने वाली पार्टी बनी। तो
90 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। फिर आपने देखा कि 1924 में जब चुनाव संपन्न हुआ, आम चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का, तो उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाई और 240 सीटों के आसपास सिमट गई। तो यह हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में राजग की सरकार है आज, और कांग्रेस बाहर है सत्ता से, 2014 से ही बाहर है सत्ता से। लेकिन आज अगर विचार करिए तो कांग्रेस के बाहर होने की वजहों में स्पष्ट तौर पे कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व, कांग्रेस का मुद्दा विहीन राजनीति, कांग्रेस के जो पुराने वैचारिक पृष्ठभूमि थी उसको खो देना, और कांग्रेस का नेतृत्व इस समय एक ऐसे अपरिपक्व नेता के हाथ में है जिनकी खुद की अपनी साख जनता में बहुत खराब है, बहुत कम है, और कई बार तो वह देश के विरुद्ध भी खड़े नजर आते हैं। तो ठीक है, अगले टॉपिक में, अगले एपिसोड में, अगले टॉपिक में चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।